अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग। आज बात करूंगा, बहुत से दोस्त हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन, मुख्तलिफ उनके कमेंट्स होते हैं, तो उस बारे में आज बात करेंगे। वीडियो जो लोग बाद में मैसेज करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो में मैं हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आप लोग जानना चाहते हैं, जो आपके क्वेश्चन होते हैं या जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, वो मैं पूरी एक वीडियो इसीलिए लंबी बना देता हूँ ताकि इसमें मैं हर एक टॉपिक को इसमें कवर करूँ और उन तमाम लोगों के जो सवालात होते हैं उनके मैं आपको जवाब दे सकूँ। तो मोस्टली जो लोग पूछते हैं कि पीआर में टाइम कितना लगता है, देखें ये डिपेंड करता है, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी कुछ बेबी बर्थ वाले लोग हैं जिनका फैमिली प्लानिंग होती है, तो अभी अगर आपका बेबी बोर्न होने में 3 मंथ है तो 3 मंथ वो आपके लगेंगे। उसके बाद फिर आपको प्रोसेस में कम से कम 3 महीने आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स बनने में लग जाते हैं। उसके बाद फिर आपने जब बच्चे के डॉक्यूमेंट बनेंगे फिर आप अपने प्रोसेस में चले जाते हैं। तो कम से कम अगर इस प्रोसेस को लिया जाए तो 7 से 8 महीने लग जाते हैं, 9 महीने भी लग सकते हैं इसमें, क्योंकि 3 मंथ आपके पहले वाले, 3 मंथ बच्चे के प्रोसेस के और 1-2 महीना आपका लग जाता है। तो इस तरह 7-8 महीने नॉर्मली लग जाते हैं और इसमें आप फिर ट्रैवल भी नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे रुकना होता है क्योंकि आपने प्रोसेस करना होता है। उसके बाद ज़्यादातर जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी क्या हम बिज़नेस कर सकते हैं या किस तरह करें, हमारा दुबई में भी बिज़नेस है। तो देखें, वो लोग जिनका प्लान है कि वो अपना बिज़नेस मूव करना चाहते हैं दुबई से या साउथ अफ्रीका से या किसी भी कंट्री से, वो अपना बिज़नेस वाइंड अप करके तो फिर मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन है ब्राज़ील। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने वाइंड अप भी नहीं करना, हमने वो वाला बिज़नेस भी अपना जारी रखना है, तो क्या फिर हमारे लिए क्या ऑप्शन है। लेकिन जब आपने यहाँ पे ब्राज़ील में आ जाना है, आपने आके किसी भी प्रोसेस में जाना है, यानी कि लिविंग टुगेदर में, शादी में या बेबी बर्थ में या किसी भी आपने प्रोसेस में जाना है, अगर आपने नेशनैलिटी लेनी है, सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, तो उसकी जो पहली शर्त है वो यही है कि आपने 1 साल यहाँ पे रुकना है। 1 साल यहाँ पे अगर आप रुकते हैं और पीछे आपका बिजनेस है, आप समझते हैं आप वापस नहीं जाएंगे तो आपके बिजनेस को प्रॉब्लम हो सकती है, लोग आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। या मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस किसी और के हाथ में है और आप वापस नहीं जा सकते, तो इसलिए वो लोग जो समझते हैं कि अपना कारोबार वो पीछे बंद नहीं करना चाहते, जब टोटली मूव नहीं करना चाहते ब्राज़ील में, तो उनके लिए फिर एक ऑप्शन है कि आप यूरोप की किसी कंट्री में चले जाएं। या वो लोग अभी मिसाल के तौर पे कुछ लोग दुबई में काम करते हैं जिनके वहाँ पे अच्छे बिजनेस हैं, तो वो समझते हैं कि हम जब ब्राज़ील में आएंगे तो सेम वहाँ का ही बिजनेस होगा। तो देखें, स्टार्ट में चीज़ें सब एक जैसी नहीं होती हैं। स्टार्ट में आपको किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, चाहे आप ब्राज़ील आएँ, चाहे आप यूरोप जाएं या किसी भी कंट्री जाएं, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उस तरह का बिजनेस आपको स्टार्ट में नहीं मिलेगा जिस तरह का आप साउथ अफ्रीका या के दुबई में छोड़ के आते हैं। तो इसलिए मेरे वो दोस्त, मैं इसलिए आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि अगर आपने यहाँ पे मूव होने का सोच रहे हैं, वो लोग पहले एक दफ़ा ब्राज़ील का विज़िट करें, 8 से 10 दिन यहाँ पे रुकें, सौ पालो में सांता कैटरीना जाएं, यहाँ पे चीज़ों को देखें, चीज़ों को मुआयना करें, घूम के देखें क्या आपको कंट्री पसंद भी आती है या नहीं। अभी मोस्टली लोग आते हैं, वो यहाँ के हालात देखते हैं, क्योंकि यहाँ की करेंसी जो है अभी 55 पाकिस्तानी रुपीस का एक जो रियल चल रहा है वो 55 रुपीस का है। इसी तरह लोग जब इसको कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं यूरोप का जो यूरो का रेट है वो डिफरेंट है, तो इसलिए लोगों की सोच फिर तब्दील होती है। इसलिए आप लोग पहले एक दफ़ा विज़िट करें, चेक करें, 8 से 10 दिन ब्राज़ील में रुकें, चीज़ों को देखें कि क्या वाकई ही आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, बजाय कि आप सारा अपना सेटअप उठा के लेके आएँ और उसके बाद आप जब जहाँ पे रहें
तो फिर आपको मज़ा ना आए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप विज़िट करें, घूमने के लिए अच्छी कंट्री है, आप आएँ, चेक करें, आपको माहौल अच्छा लगे, आप रहें, देखें। बहुत से लोग कहते हैं ब्राज़ील में क्राइम भी है, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। क्राइम देखें हर कंट्री में होता है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम एक और चीज़ है, और मतलब रॉबरी टाइप होता है वो एक और चीज़ है। तो इसलिए स्ट्रीट क्राइम दुनिया की हर कंट्री में, इवन के यूके में भी है, यूरोप में भी है। तो ये उस तरह का यहाँ पे कोई हिसाब नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर कुछ टाउन्स होते हैं जो कि थोड़ा सा जहाँ पे छोटा मोटा स्ट्रीट क्राइम होता है, लेकिन नॉर्मल जो सिटीज़ हैं यहाँ पे उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप कैंपिनास में रह सकते हैं, सांता कैटरीना चले जाएं, फ्लोरिनोपोलिस चले जाएं। इसके अलावा पुराना स्टेट है, वो भी पूरा मन स्टेट है। इसी तरह और काफ़ी जगह हैं जहाँ पे आप जाके तो रह सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब बात करते हैं, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि क्या जी जब हम सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए पुर्तगीज़ आना ज़रूरी है। देखें, जब आप यहाँ पे रुकते हैं 6 से 8 महीने, 10 महीने जब आप रुकते हैं तो आपको यहाँ पे पुर्तगीज़ ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सहूलत भी दी हुई है। जो लोग आते हैं, जो कि मतलब बिज़नेस के लिए आते हैं या जिनके पास टाइम होता है, गवर्नमेंट ने स्कूल ओपन किए हुए हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दिन आप जाते हैं और वहाँ पे 2-2 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे की भी होती है, और उसमें आपको लैंग्वेज के साथ मुख्तलिफ कल्चर के बारे में और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें वो सिखाते हैं, और ये फ्री होता है और उसमें आपको कोई फ़ीस नहीं है। आपने 6 महीने उसको टाइम देना होता है। 6 महीने के बाद वो आपको टेस्ट लेके एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, जो कि आपको सिटीज़नशिप में अप्लाई करने में आपको ज़रूरी होता है। तो कोई इतना मसला नहीं, आप ये प्राइवेट तौर पे भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता वो ये प्राइवेट तौर पे भी कर सकते हैं। 400 से 500 रियल इसकी फ़ीस होती है, वो आप पे करके तो 2 से ढाई महीने में, 3 महीने में आप वो भी कर सकते हैं। 40 डेज़ की ऑनलाइन क्लास होती है, वो लेके तो आप ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, फिर उसके बाद स्कूल में जाके एक फ़िज़िकल टेस्ट देना होता है। बहुत से दोस्त इसी तरह करते हैं, और कुछ दोस्त जो कि मेन सिटीज़ में रहते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की जो स्कूल है वो वहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद आ जाती है ऑप्शन कि बिज़नेस क्या क्या है। बिज़नेस देखें, डिपेंड करता है कि आपको क्या बिज़नेस आता है। अगर आपको सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस है, हार्डवेयर का एक्सपीरियंस है, इसके बाद सेल फोन का एक्सपीरियंस है, गारमेंट्स का एक्सपीरियंस है, कोई भी आपको एक्सपीरियंस है, आप आएँ, आके यहाँ पे किसी भी स्टेट में, मिसाल के तौर पे आप सौ पालो में आते हैं, तो सौ पालो के साथ साथ काफ़ी ऐसे टाउन हैं जिनमें छोटे टाउन भी हैं, बड़े टाउन भी हैं, और वहाँ पे आप आके तो वहाँ पे आपको शॉप भी आसानी से मिल जाती है। कोई ज़्यादा एडवांस वगैरह नहीं देना पड़ता, आपको आसानी से शॉप मिल जाती है। आप शॉप लेके तो वहाँ पे अपना कोई भी स्टोर खोल सकते हैं, चाहे आप सेल फोन का खोलें, गारमेंट्स का खोलें। और यहाँ पे मेन चीज़ जो ये है कि हमको दूसरी कंट्रीज़ की तरह जो ट्रेड लाइसेंस बनाना होता है वो इतना ज़्यादा लंबे चौड़े उसके प्रोसेस नहीं होते। ये ऑनलाइन भी आप बना सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको पुर्तगीज़ आती है तो उसमें कैटेगरीज वो पूछते हैं, और किस टाइप की आपने बनानी है, LLC बनानी है या छोटी कंपनी बनानी है। इसलिए उसका बेहतर हल यही होता है कि आप उनके ऑफिस हैं प्रॉपर बने हुए, आप उनके ऑफिस में चले जाएं, तो वहाँ पे वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप किस कैटेगरी में और कितने लोगों तक के लिए बनाना चाहते हैं। अगर तो आप एक नॉर्मल शॉप बनाना चाहते हैं, उसकी कैटेगरी अलग है। अगर आपने कोई थोड़ा 2, 4, 6 बंदों के लिए बनानी है तो उसकी अलग कैटेगरी है। 10 से 12 बंदे LLC बनानी है तो उसकी अलग कैटेगरी है। ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, 1 घंटे के अंदर आपको वो बना के दे देते हैं। लेकिन उसके लिए जो शर्त होती है वो ये शर्त है कि आपके पास यहाँ पे कोई स्टेटस होना चाहिए। अब मोस्टली बंदे जब पहले आते थे, अब तो ज़्यादा लोगों के पास यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी है। जो पहले लोग आते थे वो असालम करते थे, तो असालम पे भी वो आप लाइसेंस अपना ओपन कर सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस बना सकते हैं। दुबई की तरह या सऊदीया की तरह ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपका CPF और आपकी रेजिडेंस कार्ड के ऊपर आप ये लाइसेंस बना सकते हैं, और कोई भी शॉप किराए पे लेके
उस लाइसेंस पे आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं करते हैं कि अगर आपने उबर चलानी है तो उसके लिए भी इसी तरह आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी अपने इस ट्रेड लाइसेंस के लिए। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होती है, उसी को मुख्तलिफ नाम है इसके। कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन कहता है, कोई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कहता है, कोई ट्रेड लाइसेंस कहता है। तो वो होता असल में यहाँ पे उसको सेप जोता कहते हैं, और वो आपने रजिस्टर्ड करना होता है और उसकी मंथली फ़ीस होती है जो कि आपने पे करनी होती है। और अगर आपने उसमें कैटेगरी अच्छी डाली हुई है, बिज़नेस की डाली हुई है, तो फिर उसकी आपने 1 साल के बाद टर्न पे करनी होती है। इसकी जो नॉर्मल जो इसकी लिमिट है वो 80,000 पर ईयर की है। उससे कम अगर आप रहते हैं या उस लिमिट तक रहते हैं तो आपने जो नॉर्मल 80 या 100 हैश आप पे करें तो वही होते हैं। अगर आपकी आमदन ज़्यादा है, बिज़नेस बड़ा है, आप उससे ज़्यादा ऊपर अबव चले जाते हैं, तो फिर ज़ाहिरी तौर पे आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है जो कि आपका हर मंथ आपका सारा अकाउंट को मैनेज करता है, और 1 साल के बाद फिर आपने उसकी सारी रिटर्न जो है वो जमा करवानी होती है। तो ये तरीक़ाकार है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस लोगों को इंफॉर्मेशन सही तरीके से लेने की ज़रूरत होती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, स्किप करते हैं, कुछ देखा कुछ नहीं देखा, तो फिर आपको बाद में वही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं जो कि मैं ऑलरेडी जिस पे वीडियो बना चुका होता हूँ। इसी तरह बहुत से दोस्त हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं जी हमें बताएं कि क्या इस सालम पे हम फैमिली को बुला सकते हैं। बिल्कुल नहीं, सालम पे आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। इवन कि जब आपके पास यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस भी होती है, आप उस पर भी अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते, क्योंकि आपने जो रेजिडेंस ली होती है वो भी किसी और की बेस पे ली होती है। तो आप कैसे अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। कुछ लोग ये कह देते हैं कि हम सिंगल हैं जब रेजिडेंस लेते हैं, और कुछ कह देते हैं कि हम डिवोर्स हैं। तो इस तरह बहुत से मामला पेचीदा हो जाते हैं। ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिनको मैं एक वीडियो में नहीं पूरा मतलब क्लियर कर सकता। तो इसलिए ये बहुत से लोग हैं जो आके तो फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या रेजिडेंस पे हम अपने किसी भाई को या किसी को अपनी वाइफ को या बच्चों को बुला सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आप उस पर नहीं बुला सकते, क्योंकि आप किसी और की बेस पे आपने ली हुई है और आप खुद किसी की बेस पे यहाँ पे रह रहे हैं। तो इसलिए उस पर आप नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, जब आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, आप यहाँ पे सिटीज़न हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली को, मदर फादर को बुला सकते हैं। उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि अभी मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत डिफरेंट किस्म की सिचुएशन होती है हर किसी की। तो इसलिए आगे बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे गाड़ियों का काम, बिल्कुल यहाँ पे कार वाश का काम, गाड़ियों का काम, टायरों का काम। अब देखें, दुनिया का कोई भी काम है जो आप अपनी कंट्री में या दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, आप वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात आती है कि पहले आप आएँ, आके देखें, उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। लोग तो वीडियो बना रहे हैं कि 1 साल में पासपोर्ट, 1 साल में ये, 1 साल में वो। तो ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं है। वो लोग जो समझ रहे हैं कि 1 साल में उनको पासपोर्ट मिल जाएगा, तो भाई यहाँ पे जो प्रोसेस 1 साल मुख्तलिफ कंडीशन है, और उसके बाद फिर मज़ीद टाइम भी लगता है। प्रोसेस टाइम जो है वो सिर्फ 6 मंथ का है। उसके बाद फिर आपने कुछ रजिस्ट्रेशन करवानी होती हैं, पहले यहाँ का लोकल कार्ड लेना, फिर उसके बाद आप पासपोर्ट की तरफ जाते हो। तो इतनी चीज़ें आसान नहीं हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए पासपोर्ट लेके बैठी हुई है और आप आएंगे और आपको दे देगी, ऐसा नहीं है। वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी एक सेकंड बिजनेस के तौर पे यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर दुबई आना जाना या दूसरी कंट्रीज़ में आना जाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए फिर वो लोग आते हैं, तो कई लोग फिर अगर वापस जाते हैं तो दोबारा वापस नहीं आते। तो इस तरह के मामला यहाँ पे लोगों के साथ चल रहे हैं। मेरा काम है आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देना, ताकि बहुत से लोग जो ये प्लान कर रहे हैं या आना चाहते हैं तो उनको बाद में कोई मसला ना बने।
तो मेरा काम है आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना। बाकी मर्ज़ी आपकी है, आप जैसे मर्ज़ी आएँ, जो मर्ज़ी करें, वो आपका काम है, आपकी सरदर्दी है, मेरी नहीं है। मेरा काम है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देना। अब बात कर लेते हैं कि जो वीज़ा होता है इसका, मुख्तलिफ़ कंट्री से जो इसके वीज़ा है उसकी रेशो क्या चल रही है। देखें अभी मौजूदा हालात में जो एम्बेसीज़ बंद थी, तो इस वजह से ब्राज़ील की एम्बेसीज़ में रश बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस वजह से वीज़ा रेशो भी अभी तकरीबन कम हुआ है। पाकिस्तान से तो इस टाइम बहुत हार्ड है। जिनके पास अच्छी प्रोफाइल है, अच्छा उनके पास एक बिजनेस है, तो वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है। अभी बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि डिजिटल नोमाद वीज़ा। देखें, डिजिटल नोमाद वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और उनको ऑनलाइन अर्निंग है, रिमोट जॉब करते हैं, और जो उनकी कम से कम मंथली अर्निंग है वो $1600 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप डिजिटल नोमाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल नोमाद वीज़े का भी जो वीज़ा रेशो है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। डिजिटल नोमाद वीज़ा हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो मिसाल के तौर पे जो कुछ यूट्यूबर हैं या ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देते हैं, अपने मुल्क में बैठ के किसी और कंट्री में रिमोट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए है। तो ये हर किसी के लिए डिजिटल नोमाड वीज़ा हर किसी के लिए नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो बहुत से लोगों ने शादियां की हुई हैं उनके वीज़े नहीं लग रहे। उसकी वजह यही है कि बहुत से लोगों ने फेक शादियां की हैं, बहुत से लोगों ने ऑनलाइन शादियां की हैं। ऑनलाइन शादी ब्राज़ील में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहुत से लोगों से मेरा कांटेक्ट होता है और वो कहते हैं जी हमें कंसल्टेंट ने कहा हम आपकी ऑनलाइन शादी करवा के तो आपको भेज देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो मेरे भाई ये बात याद रखें, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में शादियां ओरिजिनल भी की हैं, उनको वीज़े नहीं मिल रहे। तो ऑनलाइन शादी तो एक बहुत दूर की बात है, इसलिए इन चीज़ों से बचें। आप अपना प्रोफाइल पे फोकस करें, अपने बिजनेस पे फोकस करें, उस बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में शादियां की हैं जिनका मैं ऑलरेडी जिनके साथ मेरा कांटेक्ट भी है, तो वो कहते हैं जी 3 दफ़ा अप्लाई किया रिजेक्ट हो गया, 4 दफ़ा अप्लाई किया रिजेक्ट हो गया। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोगों ने जो शादियाँ की हैं, लड़कों की उम्र कम है, लड़के की उम्र 25-26 साल है और जबकि औरत की उम्र 50 से 55 या 60 साल है। तो ये उनको भी पता है कि ये सब डॉक्यूमेंट का चक्कर है, तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें, अपनी प्रोफाइल पे फोकस करें, अपने बिजनेस पे फोकस करें और एक रियल प्रोफाइल पे आप वीज़ा अप्लाई करें, मूव करें। अगर पाकिस्तान से वीज़ा नहीं लग रहा तो किसी और कंट्री में मूव करें। लोग दुबई से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, सऊदीया से भी कर सकते हैं, ओमान, अज़रबैजान से भी वीज़ा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी अब दुबई के या बहुत सी कंट्री के हालात ख़राब हैं तो हमें कहाँ पे मूव होना चाहिए। तो देखिए, मूव होने के लिए जो इस टाइम बेहतरीन कंट्रीज़ हैं और कम बजट में जो है वो इस टाइम इंडोनेशिया है। आप इंडोनेशिया मूव हो सकते हैं, बिज़नेस वीज़े पे मूव हो सकते हैं, आप वहाँ पे बिज़नेस भी कर सकते हैं, प्लस आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। वहाँ पे आप रुकें, 1 साल अपना अकाउंट खुलवाएं, अपनी कंपनी का अकाउंट खुलवाएं, बिज़नेस करना है बिज़नेस करें। और अगर आप वहाँ पे रहते हैं 1 साल प्रॉपर तौर पे, तो वहाँ से भी आप किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बजाय कि आप इतने ज़्यादा पैसे दे के तो दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे फिर आपको रहना भी महंगा है। जी दुबई जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए इंडोनेशिया मैं प्रेफर करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास पूरा बजट है और वो किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। इसी तरह वो लोग जो ब्राज़ील में बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो अपने ज़हन में रखें कि वो जब भी आएंगे, अगर सिटीजनशिप तक उन्होंने जाना है तो उनको ब्राज़ील में रुकना पड़ेगा। आपको 2 साल भी लग सकते हैं, आपको 2.5 साल भी लग सकते हैं, आपको 3 साल भी लग सकते हैं। बाकी आगे रह जाती है बिज़नेस की बात। बिज़नेस का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ज़्यादा लोग ये भी कांटेक्ट करते हैं कि जी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कहता है मेरे पास $1,00,000 है, कोई कहता है $1.5 लाख है। तो मेरे भाई, इसका जो सबसे बेहतरीन हल है वो मैं आपको बता देता हूँ।
आप किसी से कुछ ना पूछें। आप ब्राज़ील में बहुत अच्छे अच्छे लॉयर हैं जो इन्वेस्टमेंट पे काम करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे आप कंसल्टेंसी लें। आप किसी से ना पूछें, वो आपको सारा तरीका बता देंगे। अगर आप लाख $1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो $200-400 आप उनको दे के उनसे कंसल्टेंसी लिया करें। बहुत से दोस्त मुझे मैसेज करते हैं, जी मेरे पास $1 लाख है, मेरे पास $1.5 लाख है। जब हम उनको कहते हैं कि आप किसी अच्छे वकील से कंसल्टेंसी लें, तो फिर वो कहते हैं अच्छा जी ये तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमें फ़ीस देनी पड़ेगी। तो इसलिए भाई टाइम ज़ाया ना किया करें हमारा। आपके पास अगर इतने डॉलर हैं तो आप किसी अच्छे वकील के साथ रब्ता किया करें, उनको बताएं कि आपने ये इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आपको एक प्रॉपर तरीका बता देंगे, ना कि आप किसी और का टाइम ज़ाया करें। बहुत से कंसल्टेंट हैं जो कि आप सर्च कर सकते हैं। ब्राज़ील में बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट हैं, सौ पालो में भी हैं, रियो दी जेनेरो में भी हैं और मुख्तलिफ स्टेट में हैं। आप उनसे कांटेक्ट किया करें डायरेक्ट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कोई भी आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप डायरेक्ट उनसे कंसल्टेशन लें, ना कि आप किसी दूसरे लोगों से पूछें। कोई भी बंदा आपका, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो जो ऑथेंटिक लॉयर है वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा और आपको प्रॉपर बताएगा कि आपने पैसे किस तरह ट्रांसफ़र करने हैं, ना कि आप किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ के तो अपनी रकम को ज़ाया करें। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप किसी प्रॉपर वकील से रब्ता किया करें। उसके बाद आ जाते हैं कि जो छोटी इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि आप पहले आएँ, अपनी PR लें, उसके बाद यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। कोई मसला नहीं है, PR भी मिल जाती है, आप यहाँ पे आ जाएं। बिज़नेस इन्वेस्टमेंट की भी कुछ काफ़ी किस्में हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप किसी लॉयर से मिलें, वो आपको प्रॉपर तरीके से बता देगा। हम भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि बाद में फिर हमें कुछ लेना भी नहीं, कुछ देना भी नहीं, और हमारे लिए मुफ्त में टेंशन बन जाती है। तो इसलिए आप लोग डायरेक्ट किसी अच्छे वकील से रब्ता किया करें, ताकि वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे और आप अपना प्रोसेस आसानी से कर सकें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।